नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस परीक्षा के लिए राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिसमें भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति हम देखेंगे। किस प्रकार हिंदी को संविधान में दर्जा दिया गया है, संपूर्ण अनुच्छेद जो अनुच्छेद 120 से 350 तक जो में हिंदी की बात की गई है, उन सभी को देखेंगे कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो इनसे हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति से और अनुच्छेद से कि किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सत्र। सबसे पहले अनुच्छेद 120 में क्या है, तो अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है हिंदी। तो आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आप इसको एक शॉर्ट नोट के रूप में तैयार कर सकते हैं। अनुच्छेद 210 कहता है कि विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। अनुच्छेद 342 राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा। तो प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो पत्र राज्य की भाषा हिंदी है, उसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में अधिनियमों, संसद के अधिनियमों में विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की गई है। अनुच्छेद 350 कहता है कि व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदनों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 1955 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसमें 21 सदस्य थे। उनके प्रथम अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बीजी खेर थे। इस समिति के सुझावों पर विचार करने के लिए सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का एक गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जीवी पंत थे। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि हिंदी को सन 1965 ईस्वी तक राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं शामिल हैं, जो अब बढ़कर 22 हो गए हैं। इसमें हिंदी भाषा चतुर्थ स्थान पर है। राष्ट्रभाषा बनने के लिए जो आवश्यकता योग्यताएं हैं, वह हिंदी के लिए क्या है, तो उनका अध्ययन करेंगे हम। राष्ट्रभाषा हमारे गौरव और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। सार्वदेशिक, सर्वराष्ट्रीय या पूरे देश की संपर्क भाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होना आवश्यक है। वह राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जानी चाहिए। दूसरा है, उसका अपने क्षेत्र से बाहर भी व्यापक विस्तार हो। वह राष्ट्र की सांस्कृतिक भाषिक विरासत की सशक्त उत्तराधिकारी हो। उसकी शब्द सामर्थ्य और अभिव्यंजक क्षमता उत्तम हो। अगला है, उसमें जीवंतता और सजीवता हो, ताकि वह नए शब्द और प्रयोगों को आत्मसात करती हुई विकासोन्मुख रहे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपने देखा है कि हिंदी भाषा में क्या है, हमारी हिंदी भाषा जैसे अंग्रेजी भाषा में जो शब्द हैं वो उतने ही शब्द हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली, देशी, विदेशी बहुत सारी भाषाओं के शब्द समाहित होते चले गए हैं और हिंदी की शब्द संपदा बढ़ती जाती है और हिंदी
कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के दौर में भी हिंदी, कंप्यूटर में भी हिंदी लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। तो हिंदी का क्या हो गया, विकास हुआ है। उसकी लिपि पूर्ण एवं वैज्ञानिक हो, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि है। भारत में जितनी भाषाएं प्रचलित है उसमें केवल हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें यह सभी गुण पाए जाते हैं। यह भारत के 10 प्रदेशों में यानी 43%, 43% जनता द्वारा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त यह पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और असम के अधिकतर लोगों की दूसरी भाषा है। तो ये प्रतिशत से प्रश्न आएगा कि हिंदी प्रदेश में कितने प्रतिशत हिंदी बोली जाने वाली हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, तो 43%। दक्षिणी प्रांतों में भी यह बोली और समझी जाती है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं की उत्तराधिकारिणी है तथा यह सरल और वैज्ञानिक भाषा है। इसका शब्द भंडार समृद्ध है, यानी इसमें बहुत सारे शब्द हैं और बहुत सारे शब्दों को ये आप अपने आप में समाहित कर लेती है। इसकी लिपि देवनागरी है कि जो एक वैज्ञानिक लिपि है। यह हर दृष्टि से राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। 1963 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतीय संसद में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए जो प्रस्ताव रखा, वह क्या कहा है उन्होंने। अनुच्छेद 120 में हम बात करें तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोक सभाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। आपने देखा होगा कि पहले संविधान में क्या होता था, संसद के सदन में व्यक्ति क्या था, अंग्रेजी में ही अपना भाषण देता था, पर अनुच्छेद 120 के तहत क्या हो गया है कि अपनी राजभाषा में, अपनी जो उसकी भाषा है उसमें वह भाषण दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। अनुच्छेद 210 में क्या बात की गई है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा सदस्य या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। प्रथम राजभाषा आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक या बीजी खेर आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बाल गंगाधर खेर बीजी खेर आयोग जून 1955 ईस्वी में इसका गठन किया गया और जुलाई 1956 ईस्वी में प्रतिवेदन आयोग के 2 सदस्यों बंगाल के सुनीति कुमार चटर्जी व तमिलनाडु के पी सुब्बोरोयान ने आयोग की सिफारिशों से असहमति प्रकट की। तो यानी प्रश्न इस प्रकार बनता है कि जो बीजी खेर आयोग था वह कब गठित किया गया, 1955 में, और इसमें क्या हुआ कि सुनीति कुमार चटर्जी व तमिलनाडु के सुब्बोरोयान ने आयोग की सिफारिशों में असहमति प्रकट की। यानी किसने असहमति प्रकट की, इन्होंने। संसदीय राजभाषा समिति गोविंद वल्लभ बीजी पंत जीबी पंत समिति नवंबर, इसका गठन हुआ नवंबर 1957, फरवरी 1959 में प्रतिवेदन पंत समिति की सिफारिशों से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास असहमत व असंतुष्ट थे इस प्रतिवेदन से। तो यानी यहाँ पर ये बात भी महत्वपूर्ण है। अगला है कि प्रताप नारायण मिश्र जो हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जिसका समय है 1936 ईस्वी में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में, कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद व जमनालाल बजाज ने की। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंकर ने रखा। तो यहाँ से प्रश्न आता है
कि प्रस्ताव किसने रखा संविधान में? तो गोपाल स्वामी अयंगार। अगला प्रश्न अगला है कि संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तानी को 77 वोट तथा हिंदी को 78 वोट मिले। आज़ादी पूर्व हिंदी का समर्थन करने वाले व आज़ादी बाद हिंदी का विरोध करने वाले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी, सुनीति कुमार चटर्जी, हुमायूं कबीर, अनंत संयम अयंगार थे। मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ। उन हिंदी वालों का विरोध करता हूँ जो वस्तुस्थिति को नहीं समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लादने की बात सोचते हैं। ये कथन है श्री राजगोपालाचारी का। कथनों से भी प्रश्न आते हैं। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। श्री राजगोपालाचारी का ये कथन है 1958 में कहा गया। पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात अपने राज्य अपने शासन में क्रमशः पंजाबी, मराठी और गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी को सहभाषा के रूप में घोषित कर रखा है। C.T. मैडॉक ने 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु गिलक्राइस्ट को लिखा कि भारत के जिस भाग में मुझे काम करना पड़ा है, मैं कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते हैं। यानी गिलक्राइस्ट जो हिंदी भाषा के समर्थक थे, उनके एक शिष्य ने ये लिखा है। टॉम रोबोक ने नाम है टॉमस रोबोक 1807 में लिखा कि जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत में आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी भाषा सीखनी चाहिए। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा है कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि सर्वत्र देश में बोले जाने वाली भाषा है। तो कथनों से भी प्रश्न आते हैं बहुत बार। तो ये किसने लिखा है? 1816 ईस्वी में विलियम कैरी ने। तो आज के सत्र में इतना ही। हिंदी की राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, इस सभी का अध्ययन हमने आज के सत्र में किया। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स किया करो जिससे प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा है तो अच्छा करिए, बुरा है तो बुरा कीजिए। हम अपनी कमियों को सुधारेंगे। तो आप कमेंट्स करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।